मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, सो अभी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था पिछले, जब आप लोगों का 1 वीक ब्रेक हुआ था, तो हाँ अपना बीच में चल रहा था वो चैप्टर, एंड द चैप्टर वाज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, मेरे से अब ये नहीं पूछना मैम हमारे स्टेट में है या नहीं है, आप अपना सिलेबस देख लीजिए है या नहीं, बट ये सीबीएसई वाले में नहीं है सिलेबस, ठीक है। मतलब सीबीएसई के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, बट ये जेई में है, ठीक है। और जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो काफी सारा जो सिलेबस है, मतलब इस चैप्टर का रिड्यूस कर दिया है, तो हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना फॉर जेई मेंस। ध्यान रखना, जेई मेंस के लिए कह रही हूँ, एडवांस में तो पूरा चैप्टर है, बिकॉज हम पहले मेंस कवर करते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। सो मेंस में काफी सारा ये चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया, मैंने बताया भी था आप लोगों को, तो ये चैप्टर काफी छोटा रह गया है ना। बहुत सारी चीजें नहीं रह गई हैं इसमें पढ़ने को, बट मैं कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा भी करवा रही हूँ, ताकि हो सकता है कि अगर पूछना चाहे एग्जामिनर उस वाले टॉपिक से तो वो पूछ ले, ठीक है। तो अपने इसके 2 लेक्चर हो चुके थे और अपना ग्रुप 15 स्टार्ट हुआ था, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। याद आ रहा है तुम लोगों को? भूल तो नहीं गए? ऐसे केस में ना तो जनरली होता नहीं है कि एक लंबा ब्रेक तुम्हें मिल जाए, बट क्योंकि ऐसा हुआ है, ब्रेक मिला है तुम्हें, तो आइडियली यू शुड रिवाइज दिस चैप्टर बिफोर कमिंग इनटू द क्लास, ताकि आपको एटलीस्ट ये बेशक 20 मिनट्स दे देते इसको, बट आपको पता रहता कि टीचर ने क्या करवाया था लास्ट 2 क्लासेस में, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ कि मैंने क्या करवाया था। आज की क्लासेस में तो हम नाइट्रोजन फैमिली को कंप्लीट करेंगे फटाक से, एंड ग्रुप 16 पे हम क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो आज मैं जो क्लास है वो 1 आवर, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं जो क्लास है वो 1 आवर 15 मिनट्स की लूंगी, यानी कि 6:45 तक क्लास लूंगी। क्लियर है? आई नो ब्रेक 15 मिनट का ही मिलेगा, बट इतना मेरे को देखो लगाना पड़ेगा, है ना, इतना मेरे को लगाना पड़ेगा, वरना ये छोटा सा चैप्टर बहुत दिन खींच जाएगा हमारे, ठीक है। सो यस, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ मेरा बेटा कि मैंने लास्ट क्लासेस में क्या कराया था। मैंने नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट किया था, तो नाइट्रोजन फैमिली में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी तुम लोगों को सबकी, है ना। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी थी, नेचर बता दिया था कि कौन, ये दोनों नॉन मेटल थे, ये मेटलॉइड थे, ये मेटल था, है ना। उसके अलावा और हमने क्या किया था, इसकी हमने एटॉमिक साइज हमने डिस्कस कर लिया था, याद है। कोवलेंट रेडियस डिस्कस किया था, आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, इनके हाइड्राइड्स भी मैंने करवा दिए थे ना तुम लोगों को। बोल नहीं रहे हो, मतलब कुछ नहीं पढ़ के आए क्या? यस मैम। यस मैम, करवा दिए गए। हाँ, करवा दिए थे मैम। तो जो बच्चे बूट कैंप पे गए हुए थे बेटा, उन्होंने ये नहीं कवर किया होगा, इट्स ओके। तो आप लोग ऐसा डिमोटिवेट मत होना कि हमारा तो हुआ ही नहीं, बिकॉज आप वहां पे इन्वॉल्व थे, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है जी। ओके, अगर आपको लग रहा है क्लास में मालूम रह के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आप लीव भी कर सकते हैं और अपना आप बाकी का भी काम जो है वो कर सकते हैं, इट्स ओके। जो बच्चे बूट कैंप में गए थे उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि बीच में चैप्टर चल रहा है इसीलिए। तो इनके हाइड्राइड्स में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, हमने इनका बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर लिया था, बोन एंगल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बोन डिसोसिएशन एनर्जी, रिड्यूसिंग करेक्टर, हमने इनका क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो ये सब हो गया था। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कुछ कुछ चीजें हैं मेरा बेटा जो मुझे आप लोगों को बतानी है, हालांकि वो जेई मेंस के सिलेबस में तो नहीं दे रखा, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहाँ से एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग 11th में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में पढ़ के आए हो। तो अगर वो क्वेश्चन बना भी देता है एग्जामिनर, तो वो ये बोलेगा कि 11th में तो पढ़ के आए थे ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं फिर, ठीक है। जैसे कि एक बहुत मोस्ट पॉपुलर रिएक्शंस तुम लोगों की होती है हैबर प्रोसेस, क्या सबने सुना है इक्विलिब्रियम में हैबर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे क्या है, N2O3H2 से बेसिकली अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, और उसके लिए जो हीट रिलीज होती है मेरा बेटा, वो कितनी होती है, -46.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्योंकि मेरा बेटा नाइट्रोजन में क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, है ना, और अमोनिया में क्या होते हैं,
सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? एंड आप सबको पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं पाई बॉन्ड से, है ना। दैट इज व्हाई एनर्जी क्या होती है इसमें, रिलीज होती है ना। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं चाहूं कि ज्यादा से ज्यादा आपका अमोनिया की फॉर्मेशन हो, गेटिंग माय पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया की फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हमें देनी पड़ेंगी। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा ली चैटलियर प्रिंसिपल याद हो, क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा बता देती हूँ, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगी, कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ना, उसका टेम्परेचर सेम है ना, उसका प्रेशर वॉल्यूम ये सेम है, अगर इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, लेकिन अगर तुम मान लो टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो, प्रेशर में चेंज कर रहे हो, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे तुम्हारा किया गया चेंज क्या हो रहा हो, खत्म हो रहा हो। जैसे अगर लेट से एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अगर तुम कंसंट्रेशन अमोनिया की बढ़ा देते हो, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहां पे नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही हो, कम हो रही हो, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो ऐसे ही अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी अमोनिया की फॉर्मेशन ज्यादा हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। वाई मैम हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने ये पढ़ा है क्या कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप को वहां शिफ्ट करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा खुद को, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। तो प्रेशर जो होगा ये होगा। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर शुड भी क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर। क्योंकि आप लोगों ने सीखा होगा कि हाई, जब टेम्परेचर हाई होता है तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट करता है जहां पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन वाली, एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां हो रही होती है उस डायरेक्शन में अपने आप को शिफ्ट करता है। क्योंकि मेरा बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है और बैकवर्ड है एंडो। तो अगर आप लो टेम्परेचर रखते हो तो इक्विलिब्रियम आपको कहाँ शिफ्ट करेगा, एक्सो वाली डायरेक्शन में, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर अमोनिया। ठीक है। अब मैम ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें तो नहीं आता, देखो अब नहीं आता है, अब मैं कर नहीं सकती हूँ कुछ, मैंने ट्राई किया थोड़ा सा रिवाइज कराने का, बट अगर कभी नहीं पढ़ा है तो फिर आपको शायद मेरी ये कही हुई बात भी समझ में नहीं आई होगी। तो आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल एक ऐसा टॉपिक है जेईई मेंस में जिसमें से सवाल भर भर के पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको आना चाहिए ये वाला टॉपिक। ठीक है। तो अगर मैं, मेरा बेटा इसमें एनसीईआरटी क्या लिखता है, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, वो कह रहा है कि प्रेशर इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए। तो मतलब आपको प्रेशर और टेम्परेचर नहीं याद रखना है कि इतना होना चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो ऑप्शन बना के दे दे कि मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो तुम बोल सकते हो हाई प्रेशर होगा और लो क्या होगा, टेम्परेचर होगा। क्लियर है मेरी ये बात? उसके अलावा रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए जो है यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट का भी यूज किया जाता है। अब ये कैटलिस्ट मैम हमें लर्न करने हैं, बिल्कुल लर्न करने हैं बेटा। जो मैं इनऑर्गेनिक में, देखो मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको मैं इनऑर्गेनिक में चीजें समझा के याद करवाऊं, बट देयर आर, मतलब ऐसे पॉइंट्स भी होंगे, ऐसी मतलब ऐसा भी एक पॉइंट आएगा जहां पे मुझे आपको बोलना ही पड़ेगा कि बेटा ये चीज तो प्लीज आप याद कर लो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना है इसके लिए। कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं मेरा बेटा, इसमें आयरन ऑक्साइड यूज कर सकते हो, इसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आप यूज कर सकते हो टू इंक्रीज द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? जल्दी बोलो मेरे को। यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ना, ये पूछा जाता है आपसे एनसीईआरटी में से। तो अब एनसीईआरटी में से पूछा जाता है तो हम ट्राई करेंगे कि कोई भी हमारी ऐसी चीज ना रहे कि पेपर में आ जाए और हमें आते ही ना हो। मतलब मैं आप लोगों को तैयार करवा रही हूँ 4 नंबर के लिए, क्योंकि हर एक बच्चे की शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद है अमोनिया की प्रॉपर्टीज। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं पूरा एनसीईआरटी नहीं करा रही हूँ इसका, पी ब्लॉक का उतना आपको करा रही हूँ जितना आपका सिलेबस में और जितना एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है।
तो अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो बेटा ये आपकी गैस होती है, सबको पता है ना। अमोनिया इज ए कलरलेस गैस, ठीक है। उसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में इट इज एसोसिएटेड थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ एक बार मेरे को। क्योंकि नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, तो इस तरीके से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है क्या मैम? बिल्कुल हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? सॉलिड और लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और यही रीजन है कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो ज्यादा देखने को मिला है। याद करो अपना वो हाइड्राइड्स वाला है ना टेबल, ठीक है। उसके अलावा अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता है, एंगल मेरे बच्चों को पता है 107.8 डिग्री होता है, पिरामिडल शेप होता है, ये भी सबको पता है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि मेरा बेटा आप लोगों को मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो अगर ये लोन पेयर है तो अगर मैं बोलूं, मान लो मैं रिएक्शन करा रही हूँ, ठीक है, मान लो एसिडिक मीडियम में H+ आ रहा है, तो H+ के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस भी बोलते हैं। ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लुईस एसिड कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो हाइड्राइड्स जो है आपके ग्रुप 15 फैमिली के, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो आपके स्कूल में, जो आपके लैब में अमोनिया सोल्यूशन बना होता है, तो क्या किया होता है, अमोनिया गैस को किस में डिसोल्व किया होता है, पानी में डिसोल्व किया गया होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल। सोल्यूबल क्यों है पानी में, वो क्यों कर रही है, सोल्यूबल क्यों है बताओ? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना। तो NH3 जब आप वाटर में डिसोल्व करेंगे, वाटर से H+ और OH नेगेटिव आएगा, क्या कहते हो, तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसका करेक्टर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखो मेरा बेटा, मैं एक चीज बता दूं, कोई बच्चे कहते हैं मैम हमें ना नोट्स बनाने हैं, तो मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि आप पी ब्लॉक के नोट्स अलग से मत बनाओ। मैं बल्कि चाहूंगी कि आप लोग, अगर आपके पास एनसीईआरटी, शायद नई एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ ये चैप्टर, पुरानी में है, जैसा भी आपको फिजिबल लगे, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में वो चीजें हाईलाइट कर सकते हो जो मैंने समझाया है, एक्स्ट्रा जो बताया वो आप लिख सकते हो। नोट्स में भी आपको बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बनाती हूँ, तो उनको बुलेट्स पॉइंट में लिखो, क्योंकि पूरा पूरा लिखने का कोई फायदा नहीं है बेटा। आप फिर तो एनसीईआरटी की किताब छाप रहे हो ना बुक में, समझ रहे हो आप मेरी बात? यस तो ये मैम। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी आप लोगों को पढ़ने हैं, हालांकि अगेन आई एम सेइंग कि जेई मेंस के सिलेबस में ये नहीं है, बट यस ये वाले आप चीजें पहले केमिकल बॉन्डिंग में भी कोई टीचर पढ़ा देता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं ध्यान रखना, जो बच्चे एडवांस के लिए भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत साथ साथ, तो ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कांटा लगाने की बजाय ना लिख देती हूँ फॉर एडवांस ओनली, ठीक है, क्योंकि उससे ये हटा दिया गया है मेन से, ठीक है। एडवांस के लिए सिर्फ आप इसकी प्रिपरेशन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आ जाता है, अभी 2025 में भी आया था सवाल, ठीक है। लेकिन जो बच्चे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं मेंस को, तो उसके लिए ये नहीं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है, उसके अलावा सब कुछ करना है। जैसे अगर मेरा बेटा, सबसे पहले मैं ऑक्साइड की बात करूं तो दैट इज योर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैम बोल रही है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉरी, उसका मतलब क्या है, N2O। उसका मतलब क्या है, N2O। और आपको N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होना चाहिए। वाई? क्योंकि कई बार सवाल ऐसा आ जाता है, तुम्हें 5-6 ऑक्साइड दे देंगे नाइट्रोजन के और बोलेंगे बताओ भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो वहां पे हेल्प होगा। तो आई होप आप लोगों को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। ऐसे ही दूसरा ऑक्साइड है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, +2 में है। साथ ही साथ मेरा बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी गैस कलरलेस है और कौन सी कलर्ड है ना। और ये भी पता होना चाहिए कि उसका नेचर कैसे है, मतलब
न्यूट्रल है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या है। तो शायद मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताई थी मेरा बेटा, न्यूट्रल के लिए नो को नाश हुआ, बताइए, कुछ बच्चों ने शायद कभी सुनी होगी मेरे मुंह से। यस मैम। हुआ, अब नो को नाश हुआ मतलब क्या, नो मतलब NO, को यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाश यानी कि N2O, और हुआ यानी कि पानी। ठीक है, तो ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, क्लियर है। अब N2O कलरलेस है, न्यूट्रल है, NO भी क्या है, कलरलेस और न्यूट्रल है। तो आई होप ये हो गया होगा, और इसके स्ट्रक्चर अभी हम बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा N2O3 क्या है तुम्हारा मेरा मैम एक बेटा। बार लास्ट स्लाइड। हाँ बोलो। ठीक है, हो गया मैम। हाँ, जैसे N2O3 है, इसमें आप लोगों को नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए कि +3 होता है। साथ ही साथ अब देखो ये न्यूट्रल वाली कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है, तो ये आपका कौन सा ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड है ये आपका, एसिडिक ऑक्साइड है। वैसे भी तुम्हें पता है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, हाँ या ना। ठीक है, उसके अलावा ये ध्यान रखना, ये ब्लू सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद NO2 मेरा बेटा, NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ये भी एसिडिक होता है, ये ब्राउन गैस होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ब्राउन गैस निकलती है ना, ब्राउन वेपर्स दिखते हैं। जब आप अगर लैब में परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली जो है आपको ये देखने को मिलेगा, अगर ये प्रैक्टिकल आप करते हो। ठीक है, उसके अलावा ये रिएक्शन तो नहीं करनी है। ठीक है, N2O4 की बात करूं तो नाइट्रोजन इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी क्या है, एसिडिक है और ये कलरलेस है। उसके अलावा N2O5 क्या है मेरा बेटा, ये भी कलरलेस है और एसिडिक है। तुम खुद देखो कितना आसान हो गई चीजें। नो को नाश हुआ, न्यूट्रल कलरलेस, है ना। बाकी सारे ऑक्साइड जितना मैम ने बताए हैं एसिडिक। उसके अलावा जो कलर्ड है, कलर्ड वो कौन कौन से हैं, N2O3 ब्लू सॉलिड, और N2O क्या है, ब्राउन गैस है। बोलो क्या। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। मैम इसके बेसिक ऑक्साइड्स नहीं बेटा होते? नॉन मेटल है ना नाइट्रोजन, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलिए आइए। रिएक्शंस भी करने हैं इसके? नहीं, रिएक्शन अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो एक बार रिएक्शन आप देख लेना। अगर आप मेंस के लिए कर रहे हो पहले तो आप मतलब नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, मतलब लिख लो कहीं पे, क्योंकि जब आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो मेंस का एग्जाम, फिर क्योंकि आप एडवांस के एग्जाम में अपीयर होगे ना, तो वहां पे अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, यस। ऑल राइट। उसके बाद जल्दी से अपनी नोटबुक खोलो, रफ नोटबुक या जो भी आपने खोल रखा है अगर आप फेयर में बना रहे हो। अब हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं बेटा। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है देखना। सबसे पहला स्ट्रक्चर है N2O का। अब ये N2O ना वैसे ऐसे है, ठीक है, इसको थोड़ा गलत मत समझना, क्योंकि जब टाइप किया ना तो ऐसे आ गया, एक्चुअल में ऐसे है। ठीक है, N2O। तो N2O कैसे होता है मेरा बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस तरीके से होगा। देखो, अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है और ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है ना, हाँ या ना, माइनस प्लस, जितना यस मैम। प्लस है। गेटिंग माय पॉइंट, जितना माइनस है उतना ही प्लस है। ठीक है, हाँ मैम बोलो। एक बारी रिपीट कर देना, वो थोड़ी आवाज कट हो रही है नेटवर्क की वजह से। मैं कह रही हूँ N2O। अब हम जो है ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो सबसे पहला तुम्हारा ऑक्साइड है N2O। ठीक है, तो N2O का ये स्ट्रक्चर होगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कैसा है ये, लीनियर है कि नहीं है, बताओ। यस मैम। यस मैम। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम लोगों के लिए मैंने यहाँ पे डाला है, वो ये है मेरा बेटा कि कई बार पेपर में आ जाता है कि N2O जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल किसके है। तो ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना, इसको समझ के करते हैं। N2 और SCO2 क्या है आपस में, आइसो स्ट्रक्चरल। मैम आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, की होता है, बताओ मैम हाँ हाँ बोलो। हाँ सही बोला, वेरी गुड। जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा और स्ट्रक्चर आपका बेसिकली क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का ही क्या है, लीनियर है। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम खुद देखो नाइट्रोजन में 7 होते हैं, है ना,
तो 2 नाइट्रोजन में कितने होंगे 14 और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 22 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। इसमें कैसे Yes, ma'am. कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8 और 2 ऑक्सीजन है तो यानी कि 16, यानी कि टोटल हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आपस में क्या है एक दूसरे के आइसो स्ट्रक्चरल है। क्लियर हो गया ये वाली बात? ये पहले आ भी Yes, चुका ma'am. पेपर पे ये सवाल, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, पहला स्ट्रक्चर डन हो गया है। दूसरा Yes, स्ट्रक्चर ma'am. है NO का स्ट्रक्चर। आपको देखो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कलरलेस है, कलर्ड है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, ये तुम्हें पॉइंट्स जो है पता होने चाहिए। तो अगर मैं NO की बात करूं तो NO का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो इस तरीके से। देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 5 होते हैं, तो 2 तो इसने इसके साथ शेयर कर लिए है ना, तो एज अ लोन पेयर बचेंगे, मतलब एक ऐसे लोन पेयर बचेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर। बचा कितना? मैम 1। 1. क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो गई अपनी। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है मेरा बेटा? जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। ये भी बोल दो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्लियर हुआ ये वाली बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद में रखने हैं। देखो आपके ना लैब में एक टेस्ट होता है नाइट्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, मुझे नहीं पता अभी शायद हुआ भी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी तो तुम लोग गए हो बाद में। आपके सोल्ट एनालिसिस वाले टेस्ट होते हैं लैब में, तो उसमें क्या होता है आपको एसिडिक बेसिक रेडिकल जो है पहचानने होते हैं कि आपके उसमें सोल्ट में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, कौन सा एनायन प्रेजेंट है। तो एक बहुत पॉपुलर एनायन का टेस्ट होता है, दैट इज योर नाइट्रेट आयन का टेस्ट। तो नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन के लिए आप कौन सा पॉपुलर टेस्ट होता है? ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो लैब में परफॉर्म किया जाता है। ये कैसे परफॉर्म किया जाता है आप गूगल पे चेक कर सकते हो, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे वो पूरा सेटअप नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन ही करवा पाऊंगी। देखो मेरा बेटा इसमें होता क्या है, देखो अगर आपके सैंपल में क्या नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है मान लेते हैं, लेकिन आपको तो कैसे ही पता होगा, वो तो आप टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, थोड़ा सा सैंपल स्पेचुला में डालना है, ठीक है, और इसमें टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा मैम। फिर उसके बाद आपके लैब में फेरस सल्फेट प्रेजेंट होता है, कईयों में लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब सॉल्यूशन बना के रखते हैं लैब में, कईयों में सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अगर सॉलिड फॉर्म में तो थोड़ा सा पानी मिला के शेक करके उसको एक अलग टेस्ट ट्यूब में बना लेना। क्लियर है? क्या लेना आपको? फेरस सल्फेट लेना, डाइल्यूट फेरस सल्फेट। क्लियर है? बोलो। ठीक है, उसको इसमें डाल देना। तो आपने क्या डाला? सैंपल डाला। ध्यान रखना कोई बच्चा अगर ये सोचता है मैम जितना ज्यादा सैंपल डालेंगे उतना हमारा अच्छा टेस्ट आएगा, क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जितना कम आप यूज करोगे सैंपल उतना अच्छा टेस्ट तुम लोगों का आएगा। तो सैंपल में आपको क्या डालना है? फेरस सल्फेट डालना है। फेरस सल्फेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ऑलराइट, शेक करना है दोनों को। फिर आपको क्या करना है, लैब में आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है ना, उसको आराम से आपको हैंडल करना होता है बिकॉज कंसंट्रेटेड होता है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। हाथ में लग के, हाथ में गिर गया ना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो आपको क्या करना है, उसको ना ड्रॉप वाइज जो है टेस्ट ट्यूब के साइड से डालना है। देख रहे हो, ड्रॉप वाइज टेस्ट ट्यूब के साइड से डालना है। डाल दिया? डाल दिया। ठीक है, अगर आप ये काम कर लेते हो, अगर आपके सैंपल में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हुआ तो आपके जंक्शन पे यहाँ पे ऐसे बीच में एक ब्राउन रिंग की एक क्या करेगी, एक ब्राउन कलर का एक आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे ब्राउन रिंग आपको दिखाई देगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो ब्राउन रिंग आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि आपके सैंपल में क्या प्रेजेंट है। जल्दी बोलो। नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। ठीक है, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या है, देखो आपके लिए क्या मतलब है, मैम हमसे क्या पूछेंगे, हमसे क्या पूछ सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए कि अगर मेरे सैंपल में नाइट्रेट आयन है, आप फेरस सल्फेट डालो, बैलेंसिंग आपको नहीं करनी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आयरन +2 है, सल्फ्यूरिक एसिड से H+ आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हुआ, Fe2+2 ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? Fe3+ में। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो NO3 नेगेटिव किस में रिड्यूस हो गया? देखो मेरा बेटा NO में, हाँ या ना? तो पहला सवाल तो यहाँ पे यही बनता है कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट में जो नाइट्रेट आयन है वो किस में रिड्यूस हो जाता है? तो आप बता दोगे कि जो नाइट्रेट आयन है वो
NO में रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? देखो लिखा भी हुआ है, टू Yes, रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालने आनी चाहिए। तुम लोग मुझे बताओ नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? चलो फटाक से बताओ मेरे को। मैम +5 नहीं बताते ना, पिटाई कर देती तुम लोगों की। +5 और इसमें +2। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये NO बना ना, NO जो निकला वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस कॉम्प्लेक्स के साथ। मैम ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तुम सब 12वीं में हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का एक चैप्टर है तुम लोगों का। आफ्टर DNF लोग मैं वो करवाऊंगी, तो उस चैप्टर का नाम ही क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये एक उसी तरह का कंपाउंड है। तो जो तुमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, अब डाइल्यूट में क्या होगा? पानी भी होगा, तो आयरन उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही रहेगी, डोंट वरी। कि फिर ये NO के साथ रिएक्ट करके ये जो ब्राउन रिंग आई है ना, यही है वो कॉम्प्लेक्स। दिस इज योर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है मेरा बेटा? दिस इज योर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसको मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कराऊंगी, ठीक है, ताकि तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो कि हाँ मैम ने वहां पे भी कराया था। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स का तुम्हें जो शक्ल है इसकी ध्यान होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला जो है वो ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन तुमसे पूछ सकता है, तो अभी के लिए ध्यान रख लो और लिख भी लो। मैम ने कहा है अभी के लिए ध्यान रख लो, +1 होती है। जब मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताएगी तो बता भी देगी कि आयरन +1 में कैसे आया। क्लियर है? Yes, ma'am. तो Yes, अभी के लिए ये लिख लो। ठीक है जी, चलो Yes, बहुत ही ma'am. बढ़िया, वेरी गुड मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर आता है N2O3 का। अगेन ये ऐसे है, एक सेकेंड, आई होप समझ में आ रहा होगा ना, ऐसे है, Yes, ma'am. सबस्क्रिप्ट में है, देखो N2O3। तो अब कैसे बनाएंगे मैम N2O3? चलो मैम देखते हैं। नाइट्रोजन है मैम, नाइट्रोजन है, ठीक है जी। चलिए, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है मैम? 2 बॉन्ड बनाता है, इसको भी दे दो 2। क्या हो गया? ठीक है मैम, सेट हो गया, ये हो गया। अब मैम नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसने देखो ना अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ये देखो कर लिए ना। लेकिन मैम एक ऑक्सीजन तो अभी भी बाकी है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अभी भी 3 तो शेयर कर लिए, 2 बड़े पड़े हैं ना लोन पेयर। तो वो इस तरीके से क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है मेरा बेटा? N2O3। ठीक है, तो N2O3 में क्या है? NN बॉन्ड है। आज तो बेटा तुम्हें सेकंड असाइनमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उतना नहीं हो पाएगा तुम्हारा कवर जो सेकंड असाइनमेंट में सवाल है। इस चैप्टर के टोटल तुम्हें कितने असाइनमेंट मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है ना, इसलिए आज नहीं मिलेगा। बट हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा सिलेबस मैं तुम्हें देती जाऊँ। ठीक है मेरा बेटा? चलिए, Yes, ma'am. उसके बाद है N2O4। मैम जो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसमें वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है अपने। हाँ, जो आपके पास 3 तो शेयर हो गए ना, 2 है ना, तो वो 2 इस तरीके से दे रहा है इसको। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक के पास कमी होती है तो दूसरा देता है, और शेयर दोनों करते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट। यस मैम। ठीक है, चलिए, जैसे N2O4 है, N2O4 क्या होगा मेरा बेटा? N2O4 कैसे बनेगा? देखो ना, ऐसे ही तो बनेगा, देखो, है ना? ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। और एक इसका डाइमर होता है NO2 का। NO2 से N2O4 बनता है मेरा बेटा। क्यों? क्योंकि NO2 में देखना एक बार, ये देखो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है ये, गेटिंग माय पॉइंट? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है ना। इसको जल्दी रहती है, हाय मैं तो बॉन्ड बनाऊं, मैं तो स्टेबल ही नहीं हूं। तो ये लो टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? टाइमर में। ठीक है जी? Yes, ma'am. देखो, चैप्टर ऐसा है जहाँ पे तुम्हें लग भी सकता है कि मैम ये क्या चल रहा है, अभी तो हम फिजिकल पढ़ के आए
और अब हम ये कर रहे हैं, तो बेटा दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्या करें, करना पड़ेगा, है ना। बट तुम लोग लकी हो कि ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें जो है डिलीट हो चुकी है। तो देयर आर 99.999999% चांसेस कि जितना मैं क्लास में करा रही हूँ उसी में से ही सवाल जो है तुम लोगों के पेपर में बनेगा। 100% तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं देता, है ना। प्रोबेबिलिटी भी में भी नहीं होता ना 100%, तो ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरा बेटा N2O5। तो N2O5 में कैसे होता है, N2O5 इस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, NON बॉन्ड होता है। आपसे पूछा जा सकता है, बताओ भाई इनमें से कौन से ऑक्साइड में NN बॉन्ड है, बताओ भाई किसमें NON बॉन्ड है, तो तुम्हें उसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट में जो है N2O5 किसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, कैटायनिक और अनायनिक पार्ट में एग्जिस्ट करता है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये sp2 होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बताया था ना मैंने, जब कुछ कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा मेरे से तो याद होगा, Yes. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखो मान लो ये पेपर में आ गया, तुम क्या चैलेंज करोगे क्या, तुम कहोगे अरे ये क्या दे दिया एनटीए ने, ये तो है था ही नहीं हमारे सिलेबस में। बट वो कहेगा क्यों नहीं था, केमिकल बॉन्डिंग में तो था, ठीक है। तो इसीलिए वो वाली चीजें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, चांसेस कम है आने के, बट आ सकता है। चलो मेरा बेटा आगे। Yes, ma'am. आई होप सभी को स्ट्रक्चर याद हो गए होंगे, साथ साथ बनाए। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैं ड्रॉ कैसे कर रही हूँ स्ट्रक्चर। मुझे ये पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 2s2 2p3, ठीक है। तो वो दो Yes. तो ऑक्सीजन के साथ शेयर करो और एक ये, अब हमें तो 5 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे तो कितने हुए, 3 ही हुए। तो बाकी 2 के साथ ये वाला ऑक्सीजन अपने उसके साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला दूसरे के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से आपको सोच के जो है वो स्ट्रक्चर बताने हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मेरे बच्चों को पता होने चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, ये दोबारा आ गई है स्लाइड, मैम ठीक है जी। N2O3 में मैम ये NON बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? NON बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि पहली बात है आपके 4 ही ऑक्सीजन है, इसका जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो यही है मैम आपका N2O4। N2O3 में अच्छा N2O3 में मतलब आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बना लें, ऐसे बोल रहे हो ना, यस मैम। कैसे बनाओ बताओ, स्टेबल है क्या, कैसे बना सकते हैं बोलो। नो मैम स्टेबल नहीं। ठीक है, इसीलिए हम इसमें नहीं, इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। ये स्ट्रक्चर भी पता है क्या है, ये डिटरमाइन किए जाते हैं। देखो हम तो क्या है ना क्लासेस में पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ा देते हैं, बट ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं आते हैं। मतलब लाइक जब आप अगर हायर क्लासेस में आप जाते हो, अगर केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो, वैसे तो आप लोग सारे बीटेक ही करोगे, तो वहां पे शायद वो देखने का मौका ना मिले। तो वहां पे ये स्ट्रक्चर कैसे आया है, इसके पीछे भाई साहब बड़े एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम तो स्ट्रक्चर पढ़ा दे रहे हैं बच्चों को और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब एक बार मुझे फटाफट ये क्वेश्चन बता दो बेटा, हैंड रेस कर लेना, कोई भी चैट में नहीं बोलेगा, मैं पानी पी लेती हूँ। मोर देन 1 भी हो सकते हैं बेटा इसमें। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ सकता है, क्योंकि ये ना क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, लाइक पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, है ना।
तो बताओ क्या होगा आंसर मेरा बेटा? मैम मैम बी बी ऑप्शन, ऑप्शन। बी बी। ऑप्शन NO2 एंड मैम ए और बी NO1 ऑप्शन। मैम ए नहीं होगा, ये तो वैसे NO2 तो है ही, लेकिन बी ऑप्शन मैम होगा। ओनली बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा मैम, बी होगा ऑप्शन। इसका आंसर होगा, ठीक है। N2O5 नहीं होता है, ठीक है। और ओके, ये क्यों दिया हुआ है जब इसके बारे में पूछा ही नहीं तो, ठीक है। सो यस, NO2 और NO जो होगा वो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक आंसर होगा। होगा। ये वाला Yes, ma'am. करो। इसमें आपको बताने इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो गलत है। प्रोटोन एफिनिटी मतलब प्रोटोन के प्रति प्यार, ठीक है। और सारे बच्चे साथ नहीं बोलोगे, जिससे पूछू वही जवाब देगा। रिधिमा आप बताओ। रिधिमा। मैम ये बी ऑप्शन ग्रुप नंबर 16 का हो गया। हाँ कोई बात नहीं, बट फिर भी तुम कर सकते हो, ये ट्राई करो। ABD आप बताओ। ऑप्शन ए गलत है क्या? वो कह रहा है कि PH3 की लोअर प्रोटोन एफिनिटी होती है। तो एक बात बताओ, लोन पेयर तो दोनों के पास है ना। तो जो अच्छा बेस होगा वो इजीली दे देगा, उस मतलब जो जितना अच्छा बेस होगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, उसका प्यार जो है प्रोटोन के प्रति वो ज्यादा होगा। तो अच्छा बेस तो ये है, और इसके कंपैरिजन में ये कम है, तो ये तो ठीक हुआ ना। मैम तो बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में क्या है? SO2 कनेक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात देखो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब आपको पता है सल्फर जो है +6 भी दिखा सकता है, पता है ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की Yes, +6 ma'am. तक हो सकती है, क्योंकि उसके बैलेंस में क्या होता है, NH2NP4 होता है। तो वो कह रहा है बट नॉट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता खुद को, ये तो गलत हो गया। तो यही पूछा था इनकरेक्ट। NO2 Yes, ma'am. डाइमराइज हो जाता है, हाँ मैम। PF3 एग्जिस्ट करता है, NF5 नहीं करता, ये भी ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जब वो हैलाइड्स बना रहा होता है तब वो पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता है। मैं 10 बार बोल चुकी हूँ ये बात। डी क्यों बोल रहा आदित्य? इनकरेक्ट पूछा है, बी ऑप्शन होगा मैम। बोलने के बाद भी गलत बता रहे हो। चलो ये क्वेश्चन करो। 20, ये सारे वही हैं 2025 के हैं, जेई के। ये वाला करो। बच्चों मैं अगर जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब क्योंकि क्लास में काफी सारे साल के हो ही जाते हैं, तो आप लोग अपनी तरफ से जो नहीं हुए वो जरूर लगाया करो, ठीक है।
आप अगर वही सेम क्वेश्चन लगा रहे हो जो मैंने क्लास में करवा रखे हैं फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना, है ना। तो थोड़ा सा देखा करो चीजों को कि आप कितने नए वैरायटी के क्वेश्चंस जो है वो लगा पा रहे हो। हाँ जी अंकित, ए होगा क्या अंकित जी? maximum covalency of a non-metallic group 15 E with the weakest EE bond। सबसे weakest किसका होता है? मेटल कह रही हूँ, EE bond नाइट्रोजन का होता है। यस मैम। मैम नाइट्रोजन 4 की कोवेलेंसी शो करता है। तो 5 का है बोले, 5 का है बोले जिसने बोला। मैं सी सी ऑप्शन होगा। समझ गए? कहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन? एनसीईआरटी से है या नहीं है, बस ये बताओ। यस मैम। है यस ये है। एनसीईआरटी से ही है, बस उसने पूछने का तरीका बदल लिया। ठीक है, उसने बता दिया कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है और वीकेस्ट ई बोन है, तो किसका कम है भाई? एन ही तो है, छोटी इसका कम डिस्टेंस है ना, जिसकी वजह से भूल गए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। तो वही पूछा उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है। मैम 4 तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। बनाया ना भी अपन ने। ये देखो, ये एग्जांपल भी दे देते तुम लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। वैसे तो 3 बनाता है बट मैक्सिमम 4 तक जा सकता है। उसके बाद फास्फोरस वाला नहीं कराया था ना मैम नहीं करवाया हम लोगों को। नो मैम। ठीक है, देखो फास्फोरस के काफी एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखने को मिलती है। उसकी इंपॉर्टेंट जो है व्हाइट, रेड, ब्लैक होती है। लेकिन मैम नहीं करना है तुम लोगों को, ये तो मत करो, मैं जो बता रही हूँ बस वही करना है। देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा व्हाइट फास्फोरस के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, और डार्क में ग्लो करता है। उसके अलावा अगर ये भी नहीं करना, लेकिन ये एक रिएक्शन मेरे कहने पे याद कर लो, क्योंकि ये एडवांस में भी बहुत इंपॉर्टेंट और मेंस वालों के तो पता नहीं क्या प्यार है इस रिएक्शन से, पता नहीं बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब तुम प्रीवियस ईयर देखोगे बहुत बार पूछी गई है ये रिएक्शन कि जब आप रिएक्शन कराते हो मेरा बेटा NaOH के साथ NaOH सोल्यूशन लेते हो, ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है मेरा बेटा? क्योंकि ये एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, और शायद मैंने तुम्हें बताया भी था जो डिस्प्रपोर्शनेशन वाली एग्जांपल है वो तुम्हें सारे करने हैं, बताया था। यस मैम बताया। यस मैम। जो फास्फोरस है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे जो फॉस्फीन का फास्फोरस है वो कौन से में है? ध्यान से देखो मेरा बेटा, ये -3 में है। और यहाँ पे जो फास्फोरस है यहाँ पे देख लो +1 +2 +x -4, तो ये कितना हो जाएगा आपका +1। और इसका नाम भी याद रखो, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2। तो देखो 0 से -3 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन। यहाँ पे +1 यानी कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और रिडक्शन हो रहा होता है, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ वही पढ़ना है, वो डिलीट हो चुका है, इवन ये भी डिलीट हो चुका है। ये तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप पढ़ते हो। जो मैं नहीं पढ़ा रही आपको वो जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काटा लगा देना उसको बेशक, ठीक है। तो आई होप ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम पड़ गया, ठीक है। उसके अलावा मेरा बेटा आप लोगों को स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए व्हाइट फास्फोरस का। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, तुम्हें दिख भी रहा होगा जो बना रखा है, तो देख रहे हो 4 मेंबर रिंग बनी हुई है, ठीक है, और ये है 60 डिग्री, देख रहे हो। टेट्रा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। मुझे 109 डिग्री चाहिए बट मिल कितना रहा है? 60, तो इसलिए ये कैसा है? स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब कम स्टेबल है ना। और वैसे मैंने तुम्हें बताया भी था 4 मेंबर रिंग क्या है? कम स्टेबल होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से P4 जो आपका व्हाइट फास्फोरस है उसमें क्या होता है? स्ट्रेन होता है, कम स्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तुम्हें बस इसका ये पढ़ना है स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि व्हाइट फास्फोरस लेस स्टेबल है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है,
Then other solid spaces under normal condition because of angular strain in the P4 molecule where the angles are only 60 डिग्री। देख रहे हो, तो काफी कम स्टेबल होता है जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इसकी। एक तो ये पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है। उसके अलावा मैंने नोट में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं मैम? हर एक फोस्फोरस, 4 फोस्फोरस है, ईच फोस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 देख भी सकते हो तुम, 1 2 3 4 yes मैम लोन पेयर और सिग्मा बोन को काउंट करो, sp3 आएगा, ठीक है। और हर फोस्फोरस P4 में 4 फोस्फोरस है। अगर मैं पूछूं बेटा इस फोस्फोरस का बताना स्ट्रक्चर, तुम कहोगे पिरामिडल। लेकिन अगर मैं होल P4 मॉलिक्यूल को देखूं तो वो कैसा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या ये पेपर में आ सकता है मैम? 200% आ सकता है, तभी मैंने यहाँ पे डाला है, तभी मैंने यहाँ पे डाला है। तो इनऑर्गेनिक एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जहां पे वो आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ के ही आप लोगों को फंसाएगा। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट आप लोगों को, जैसे मैंने नोट बना के लिखा हुआ है वैसे ही तुम नोट बना के लिखोगे। और अगर मान लो तुम लोग सारा नोटबुक में ये वो करके लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। मैंने क्या बताया, ये स्ट्रक्चर करना है, लिख लो। स्ट्रेन है, लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसका एंगल देखो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। बस आपको सारा तो नहीं ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके लिखना है, ठीक है? बोलो yes मैम अब उसके बाद है मेरा बेटा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फोस्फोरस। अभी मैंने तुम्हें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बताए थे, अब तुम्हें मैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फोस्फोरस बताऊंगी, जहाँ पे आपके कुछ एनसीईआरटी वाले भी हैं और कुछ अलग से, शायद नहीं अलग से नहीं करना है, जितने एनसीईआरटी में उतने ही करने हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहला, नाम ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरा, फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं हाइपोफॉस्फोरस तो तुम्हारा दिमाग दौड़ना चाहिए कि हाइपोफॉस्फोरस क्या होता है और फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तीसरी चीज, चौथी चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, बिकॉज जब तुम्हें स्ट्रक्चर पता होगा तभी तुम बता पाओगे कि उस मॉलिक्यूल में तुम्हारे कितने पीओएच बॉन्ड है, कितने पीएच है और कितने पीओ बॉन्ड। गेटिंग माई पॉइंट? चलो मैं स्टार्ट करती हूँ स्ट्रक्चर बनवाना। तो अगर मैं मेरा बेटा सबसे पहले हाइपोफॉस्फोरस की बात करूं, देखो तुमने ये तो सुना होगा ना, ये वाला सबने सुना होता है, ये वाला इधर आओ, सबसे इजी वाला बताती हूँ, फॉस्फोरिक एसिड सबने सुना होता है। H3PO4 इज योर फॉस्फोरिक एसिड, सुना होता है ना? yes मैम नहीं सुना तो आज सुन लो मेरा बेटा। H3PO4 H3PO4 इज योर ऑर्थोफॉस्फोरिक बोल दो या फॉस्फोरिक बोल दो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा मेरा बेटा? ध्यान रखना, हर एक फॉस्फोरस को एक डबल बॉन्ड O और OH तो दे देना, दान कर देना, समझ रहे हो? उसके अलावा जो बचेगा वो लगा दो। अब तुम मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन बचे? 2 और बचे ना, तो मैम इसको ऐसे लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितने बचे? 3, एक ऑलरेडी लगा हुआ है तो कितने बचे? तो यहाँ पे इस वाले फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर में तुम्हें दिख रहा है कि एक तो P डबल बॉन्ड O है और 3 क्या है मेरा बेटा? POH बॉन्ड है। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे? +5 होगी। उसके अलावा ये क्या है? ट्राई बेसिक है। मतलब अगर मैं पूछूं बेटा कितने आयनाइजेबल H+ हैं, कितने H+ यहाँ से निकल सकते हैं, तो आप देखो ऑक्सीजन के साथ कितने H जुड़े हुए हैं? 3, तो मतलब कितने निकल सकते हैं H? बोलो। 3। तो यहाँ पे 3 आयनाइजेबल क्या है? H+ है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्राई बेसिक है, ठीक है जी? yes मैम आता है अगर मान लो तुम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हो फॉस्फोरिक एसिड के, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मान लो तुम 2 ले लेते हो इस तरीके से, मैम ले लो, चलो एक और ले लेते हैं, हाँ एक और ले लेते हैं, आना एक बार। अगर तुम मेरा बेटा इसमें से पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा? एक बार देखना, क्या ये ऐसा कुछ बन जाएगा? बोलो क्या कहते हो? yes मैम बनेगा ऐसे? बहुत बढ़िया। तो यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन गया है? सल्फ्यूरिक कह रही हूँ, फॉस्फोरिक एसिड से क्या बन गया है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन गया है। तो H4P2O7 इज योर पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फॉस्फोरस की? ये भी +5 में और ये भी
+5 में है। और यहाँ पे देखो 4 POH बॉन्ड है, दिखाई दे रहे होंगे। 2 PO है, Yes, ma'am. 2 PO है और एक क्या है, POP बॉन्ड। क्या ये 2 स्ट्रक्चर बनाने सीखे? क्योंकि ये सीखने पड़ेंगे, पेपर में आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे मत बैठो सारे, अरे मैम क्या चल क्या रहा है, ये करने पड़ेंगे तुम्हें। जिसको नहीं पढ़ना वो भी बता दो, करना पड़ेगा क्योंकि पार्ट है भाई सिलेबस का, नहीं तो मेरे को क्या खुशी है कराने की ये चीज है ना। उसके बाद बात आती है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड क्या होता है? H3PO3 होता है। H3PO3 इज योर, देखो फॉस्फोरिक होता है H3PO4, एक कम कर दो वो बन जाएगा H3PO3, दैट इज योर फॉस्फोरस एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक P को, फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड O और OH तो देना ही देना है। अब जो बच्चा लगा दो, क्या बच्चा मैम बताओ भाई, क्या बच्चा? ऑक्सीजन 3 है तो 2 हो गए, एक ऑक्सीजन बचा। हाँ मैम, 2 हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर गलत भी। अब देखो 2 हाइड्रोजन है, हमारा 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बच्चे, तो मैम ये डबल बॉन्ड तो नहीं लगा सकते आप, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? OH लिखना पड़ेगा। क्या कहते हो? और एक H बेचारा सिंगल ही मरेगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्या हो गया? डाई बेसिक हो गया। इसमें 2 POH है, एक PH है, एक P डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और जो ये बेटा डायरेक्ट, ध्यान रखना यहाँ पे, जब जहां पे फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए। ठीक है, मतलब H+ जो है यहाँ Yes, से, ma'am. हाँ ठीक है। हाँ अगर तुम बोलोगे मैम यहाँ पे तो 3 H है, तो ध्यान रखना जो ऑक्सीजन के साथ H है ना, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। Yes, ma'am. जो ऑक्सीजन के साथ H जुड़े हुए हैं वो तो क्या होते हैं? बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब तुम्हें बताना हो डाई बेसिक है या तुम्हें बोलना हो 2 आयनाइजेबल है, यहाँ पे नहीं टूटेगा कि पीएच बॉन्ड तोड़ दिया तो खत्म। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आते हैं हाइपोफॉस्फोरस। हाइपो मतलब क्या होगा? देखो फॉस्फोरस ये था, हाइपो मतलब एक कम करो ऑक्सीजन, तो H3PO2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखना, क्या तुम ऐसा ही इमेजिन कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं H3PO2 और H3PO3 में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो तुम बोलोगे मैम ये है, 2 H है इसमें। तो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे 2 PH है, एक POH है और एक PO, और ये मोनोबेसिक है। क्या इतने स्ट्रक्चर बन गए मेरा बेटा? एक बार फटाफट से देख लो, अभी 2 और 3 स्ट्रक्चर रहते हैं, फटाफट देख लो। इसमें हाइड्रोजन रिड्यूस होंगे और फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करेंगे। यस, जो ये पूरा है ना H3PO2 मेरा बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब दूसरे किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। अभी मैं एक रिएक्शन भी बताऊंगी जहाँ पे H3PO2 खुद को ऑक्सीडाइज करके H3PO3 H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ऑल राइट। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ना। यस मैम। तो जैसे ही H3PO2 H3PO3 में कन्वर्ट होगा तो एक H हट जाएगा ना उसमें से, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैं एक रिएक्शन भी बताऊंगी, फटाफट इसको लिख लो मेरा बेटा। लिख लिया? Yes, ma'am. चलिए, उसके बाद है आप लोगों का एक और 2 और रह गए अपने। कौन से रह गए? ये वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके नाम ना बच्चों को जनरली याद नहीं रहते हैं, लेकिन आपको बेटा करना पड़ेगा। एक याद रख लो, तुम्हारी मर्जी। हाइपोफॉस्फोरिक, देखो आप लोगों ने हाइपोफॉस्फोरस पढ़ा, वो होता है H3PO2 होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फॉस्फोरिक होता है H3PO4। हाइपोफॉस्फोरिक क्या होता है? H4Pe2O6। और इसका स्ट्रक्चर मेरा बेटा कुछ इस तरीके से बनता है। तो एक फॉस्फोरस पे एक OH और डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, बाकी जो रह गया बचा कुचा पूरा कर दो।
तो 6 ऑक्सीजन है, अपने कितने हो गए मेरा बेटा? 4 हो गए, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से बना दो, ठीक है। फॉस्फोरस देखो यहाँ पे कितने का है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे 4 पीओएच हो गए, 2 पीओ हो गए और एक क्या हो गया, पीपी बॉन्ड हो गया। ऐसे ही अगर मैं मान लो पायरोफोस्फोरस, ध्यान से सुनो, पायरोफोस्फ्यूरस एसिड का बनाऊं, यानी कि इसका, तो देखना कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा। ओके, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2H लगाना पड़ेगा, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, अब यहाँ ma'am. पे फोस्फोरस क्या होगा, Yes, ma'am. +3 में, देखो -2, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है तो ये +2 होगा, यहाँ पे -1 है तो अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, ऐसे निकाल लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 +2x -10, तो कितना आ जाएगा ये आप लोगों का, +3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पीएच हो गए, ध्यान से देखना एक बार, और आपके 2 पीओएच हो गए और 2 पीओ हो गए, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बीच में भी आ रहा है, देख रहे हो, ऑक्सीजन, देख पा रहे हो, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, पता होना चाहिए। मैम फिर ये पीओपी बॉन्ड नहीं हुआ? हाँ, एक पीओपी बॉन्ड भी है ना, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, एक Yes, ma'am. भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 पीएच बॉन्ड है, तो अगर आपसे पूछे रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ, जो इसके पीएच बॉन्ड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए आगे आइए। ओके, हो गए। उसके बाद है मेटाफोस्फोरिक एसिड। अब मेटाफोस्फोरिक में क्या है, HPPO3 है और N है, अब N यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जो यहाँ पे फॉस्फोरस होगा वो +5 में होगा। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, देखो आपके एनसीईआरटी भी बना के देती है, मैं वैसे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, HPO3 आपको आज घर बैठ के ना प्रैक्टिस करना है मेरा बेटा, वरना तुम बहुत वो हो जाओगे कि मैम बेकार है। आपको इस तरीके से फॉस्फोरस लाइन में लगा लेने हैं और हर 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन दे देना है, जैसे मैं दे रही हूँ, ठीक है। और मैंने कहा था हर फॉस्फोरस को एक डबल बॉन्ड हो और एक OH दान करना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फोरस किस में है, +5 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, ये आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है, तो आप उसको देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में बना रखे हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे ये ऑर्थोफोस्फोरिक हो गया, ये पायरोफोस्फोरिक हो गया, ये क्या है, H3PO3, H3PO3 ये हो गया ऑर्थोफोस्फ्यूरस एसिड, ठीक कर लेना इसको, एनसीईआरटी में भी देख लेना, गलत तो नहीं लिखा हुआ। H3PO2 हाइपोफोस्फोरस एसिड, ठीक है मेरा बेटा, तो इस तरीके से कर, अगर अगर मान लो N बढ़ जाए तो इस तरीके से फिर पॉलीमरिक चेन बन जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आज आपको बैठ के क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम, Yes, ma'am. अब मेरे कहने पे जल्दी से पढ़ दो, ये मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, मेरे कहने पे एक बार पढ़ दो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी हाईलाइट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ दो इसको बेटा।
पढ़ के कंफर्म करो। हाँ मैम ऐसा ही कुछ अभी आपने बताया है। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन का एक और एग्जांपल आ गया मेरा बेटा, ये +3 में है और ये किस में है चेक करो, 5 में है यस मैम। और ये किस में है -3 में। तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। ये किसका एग्जांपल हो गया मेरा बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन एग्जांपल। यही तो है छोटी छोटी चीजें जो आएंगी पेपर में, और क्या आएगा। यस मैम। ठीक है चलो, ये पढ़ Yes, लिया है। ma'am. वो जो नहीं पढ़ रहे हो ना फिर क्या करने आए हो भाई क्लास में, ये पढ़ो एक बार। पढ़ मेरे लिया कहने मैम। इसको ये वाला पढ़ो, ये वाली स्लाइड पे जो है, और कंफर्म करो। द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जैसे देखो ना H3PO2 क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। सिल्वर यहाँ पे +1 में है तो इसको 0 में चेंज कर दिया। देखो एक बार, फॉर एग्जाम्पल AgNO3 टू मेटेलिक सिल्वर कर दिया उसको चेंज, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया H3PO4 में। बोलो की कैन। यस मैम। फिर कह रहे हैं जो ये पीएच बॉन्ड है आर नॉट आयनाइजेबल। ऐसा नहीं है कि तुम H+ निकाल दोगे, इनका कोई रोल नहीं है बेसिसिटी में। बेसिसिटी में रोल किसका है, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, बस यही बोल रहा है NCERT। और ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 में आया था, जहां पे उन्होंने कुछ ऑक्सी एसिड्स दे दिए थे और पूछा था बताओ इनमें से कौन जो है कन्वर्ट हो सकता है मेटेलिक सिल्वर में। तो अब ये मत कहना मैम करवाया नहीं, मैंने तो करवा रखा है। बस आपको चेक करना है कहाँ पे पीएच बॉन्ड है, जहां पीएच बॉन्ड होगा वो ये काम कर देगा। ठीक है बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस होगी मैम। क्या, चलिए ये क्वेश्चन करके बताओ मेरा बेटा। इस हफ्ते तो यही चलेगा बेटा, पी ब्लॉक ही चलेगा तुम लोगों का, क्योंकि दूसरे बैच में भी मेरे को 5 लेक्चर लग जाएंगे इसको खत्म कराते, तो तुम थोड़ा सा पीछे भी चल रहे हो अभी। तो इस वीक यही चलेगा पी ब्लॉक, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पी ब्लॉक में जितना कराया बस एनसीईआरटी से पढ़ते जाना, खत्म काम खत्म, अपना टेस्ट की तैयारी करना इस हफ्ते। ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि 11th के चैप्टर का टेस्ट है। चलो बनाओ स्ट्रक्चर बनाओ, क्या आ रहा है और मुझे भी बताओ। मैम थर्ड ऑप्शन। आ गया थर्ड। यस मैम, Yes, थर्ड ma'am. ऑप्शन आ यस रहा है। मैम, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। पावन Yes, कह रहा है ma'am, कि मैम third 9 option. सिंगल आ रहे हैं। तुमने OH का सिंगल नहीं काउंट किया पावन, ठीक है। मैम इसमें डबल वालों के सिंगल नहीं काउंट किए होंगे। नहीं, अगर आप ये OH वाले नहीं कर रहे हो ना तो भी आपका 9 आंसर आएगा। देखो ना सिंगल बॉन्ड कौन से हो गए, 1 2, डबल वाले मत करना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11। अगर आप ये OH को ऐसे खोल के नहीं लिखते हो ना तो ये सिंगल बॉन्ड आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 11 नहीं 12 आने चाहिए ना, कहीं Yes, काम ma'am, करते 12. हैं। एक रुको मेरे को देखने थे ना, फिर सारे बोल तो समझ लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा ये रहा 12, नीचे वाला नहीं किया था। ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड और 12 सिंगल। Single bonds. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का Yes, सवाल है। ma'am. तुम्हारे लिए एनसीईआरटी लिख लो कहीं पे, एनसीईआरटी भगवान है तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी भगवान है तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक में। और तुम्हें एक बात बताऊं, ऑर्गेनिक के जेईई एडवांस के सवाल एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। मैं तो सब बच्चों को यही बोलती हूँ बेटा, ये भगवान है तुम लोगों के लिए। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लेगा इन दोनों ब्रांच मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए, उसका भला हो जाएगा। मेंस में तो होगा ही होगा,
मेंस में मैं कहती हूँ 95% भला है और 60 to 70% एडवांस में। तो इसीलिए ये चीज को Okay, आपको ma'am. छोड़नी ही नहीं है किसी भी हाल में। अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि तुम अब बड़े भी हो गए हो, मैंने बता भी दिया है। अगर तुम्हें पता है कि मैम ने ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दिया इनऑर्गेनिक का, तो तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा वो बोलते हैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ के आओ। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले 15-20 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. मिडल वाले कौन से न्यूमेरिकल है, किसमें बात कर रहे हो आप? ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत ग्रुप 16 का। मैं कुछ चीजें बता देती हूँ। अरे एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, मुश्किल है क्या है, वो आपको करने हैं। अपने डाउट्स भेजो ना डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, पूछते क्यों नहीं हो? पूछो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के सवाल। अपने स्कूल के लिए भी तो पढ़ते हो ना तुम लोग, तो उसके लिए भी पढ़ो। ग्रुप 16 के एलिमेंट कौन से होंगे बेटा? ऑक्सीजन फैमिली होगी तुम लोगों के लिए। ऑक्सीजन फैमिली, ओ सर सीधा प्रॉब्लम आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे? मैंने सिखाई थी, है ना? इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2NP4, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। तभी यहाँ पे देखो क्या है, 2s2 2p4 है, ये 3s2 3p4 है, ये 4s2, ये 5 वाला और ये 6 वाला। और आपको पता ही है 3D की एंट्री कहाँ होती है? 4th पीरियड में होती है। तो 3D 4D 5D की कहते हो, बोलो। Yes, ma'am. और 4F की एंट्री कहाँ होती है मैम? 6th वाले पीरियड में होती है। Sixth वाले। तो ये आपको लिखने आना चाहिए, मैंने आपको सिखा दिए थे लिखने, ये आपको करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर मान लो मैं बोलूं बेटा टेलोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कह मत देना कि मैम नहीं आती है, ठीक है? Yes, इसके ma'am. बात आती है कि इनका नेचर कैसा है, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, वही उसके ही भाई हैं थोड़े थोड़े नाइट्रोजन फैमिली के। पहले 2 वाले नॉन मेटल होंगे, दूसरे अगले 2 मेटलॉइड होंगे, लास्ट वाला क्या होगा? Metal होंगे। अब तुम्हें ना ये चिंदी लगेगा ग्रुप 6 से। क्या लगेगा? चिंदी। चिंदी मतलब आसान। आसान। क्यों लगेगा? क्योंकि तुम ग्रुप 15 ऑलरेडी बहुत टाइम लगा दिया पढ़ने में, 3 दिन लगा दिए बेसिकली, ठीक है? उसके बाद बेटा अकरेंस मैम पढ़ना है। देखो अकरेंस में ना मैं बता देती हूँ तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ना जब किस्मत खराब होती है ना तो सवाल यहाँ से भी बन जाता है, और ये बच्चा कोई पढ़ता नहीं है, बट हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं बताना है आपको ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट होता है, हमें पता है। इसमें क्या पढ़ना है वो आपको मैं बताती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो जो आपको अपने नोट्स में लिखना है, नोट्स में लिख लो। यहाँ पे आपको ये देखना है कि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सल्फेट्स की फॉर्म में करता है। सबसे पहले आपको बेटा जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। एप्सम सोल्ट का आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। बेरेट का पता होना चाहिए, क्या होता है बेरेट? बेरियम सल्फेट, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, बेरियम बेरेट, बेरियम बेरेट, ठीक है? गैलेना, गैलेना क्या होता है? गैलेना, गैलेना लेड सल्फेट, ऐसे याद कर सकते हो, गैलेना लेड सल्फाइड, गैलेना लेड सल्फाइड। जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। कॉपर पायराइड क्या होता है? कॉपर आयरन का सल्फेट। ये क्या याद करना है क्या? हाँ करना है, एक बार आया था पेपर में। बताओ इसमें से गैलेना कौन सा है? तो जिप्सम, एप्सम, बेरेट, गैलेना और पायराइट। जल्दी से याद करो, 10 सेकंड दे रही हूँ तुम लोगों को, फटाक से याद कर डालो, कर डालो, कर डालो, याद कर डालो। कर डाला? जिप्सम, एप्सम, बेरेट, गैलेना। क्या होता है जिप्सम? चलो हटा दिया मैंने पेज को। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर के मॉलिक्यूल। एप्सम MgSO4 डॉट मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। और गैलेना, गैलेना PBS। ठीक है, PBS। चलो आओ। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बताती हूँ जो आपके बड़े काम की है।
देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर है, मुझे बताते जाना कि मैम हाँ ये तो हो जाए। एटॉमिक नंबर से किसी को दिक्कत है क्या? नहीं No, मैम। ma'am. 8, 16, 34, 52, 84। देखो पोलोनियम की हम इतनी बात नहीं करेंगे केमिस्ट्री में, और इवन एग्जामिनर भी नहीं करता क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, इसका हाफ लाइफ काफी कम होता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी हम ज्यादा बात भी नहीं करते रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। तो ज्यादातर ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेंगे वो टेलोरियम तक के मिलेंगे, ठीक है। तो मैम नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, मास में कोई दिक्कत नहीं है मैम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने हमें बता दी है। क्या तुम्हें कोवेलेंट रेडियस के बारे में दिक्कत है? डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मैम, बढ़ तो रहे 66, 104, 117, 137। मैम कुछ याद करना है क्या? नहीं करना, क्लियर है, आयनिक रेडियस तुम्हें पढ़नी नहीं है। उसके बाद है, एक बार आयनाइजेशन एंथैल्पी बता देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, कम होते, कम हो रही है क्या? 1300, 1000, 900, 800 के आसपास। हाँ मैम, कोई एक्सेप्शन नहीं है, गोली मारो, कुछ याद नहीं करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है ना, साइज बढ़ता है। Yes, तो मैम ma'am. घटती है क्या? हाँ मैम, 3, Yes, ma'am. 2.58, 2.55। हाँ मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ याद नहीं करना। डेंसिटी क्या होता है डाउन द ग्रुप? मास बढ़ता है, तो डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। फिर मैम बढ़ तो रही है, मतलब इसमें भी Yes, कुछ ma'am. ध्यान नहीं रखना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखो भाई, देखो जी देखो, तो ये आपको याद नहीं करना है तो इसको हटा दो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी मास के साथ जनरली बढ़ता ही है, तो ये देखो ना 55, 393 बढ़ी रहा है। मैम याद क्या करना? कुछ नहीं करना। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट में देखो अच्छा खासा डिफरेंस है, 55 से 393, 90 से 718। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? Yes, ma'am. O2 की फॉर्म में होता है, और सल्फर तो भाई साहब पॉलीएटॉमिक फॉर्म की में भी मिलता है, एसिड की फॉर्म में मिलता है ना? तो आप देख रहे हो, Yes, ma'am. ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म है, ये बेचारा हल्का, ये इतना वो, तो क्या होगा? इस वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये मैं चिल्ला के मेरा गला दुख गया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पीरियड की नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, साइज बड़ा होता है, इजिली एकोमोडेट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या ये बताया था मैंने? Yes, ma'am. तो सल्फर के बाद किसकी बारी आनी चाहिए थी? ऑक्सीजन की। लेकिन ऑक्सीजन भैया तो देखो ना किससे, सिलेनियम है सल्फर के बाद, देखो बेचारे। फिर है टेलोरियम, इवन पोलोनियम भी भाई साहब टेलोरियम के बाद है, और ऑक्सीजन भैया जी सबसे पीछे आ चुके हैं। मैम ये तो लोचा हो गया, यानी कि यही तो पेपर में आएगा कि सबसे लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? ऑक्सीजन की है। क्यों है? एनसीईआरटी नहीं बताता है, हम बता देते हैं कि ऑक्सीजन का साइज जो है, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन जो है इजीली एकोमोडेट नहीं हो पाता है 2p में, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सल्फर से ही नहीं, अपनी फैमिली में ही सबसे ज्यादा वो क्या हो चुका है? पिछड़ गया है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. को याद रखनी है। यानी कि इस पूरे टेबल में तुम लोगों को एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो है वो ज्यादा डिफरेंस क्यों है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। वैसे आपको पता ही है ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा, आपको दिख भी रहा होगा, -2, -1, है ना? मैं ये +1 भी कर रहा है, +2 भी कर रहा है, वो तब करेगा, बहुत ही कम कंपाउंड्स है ऐसे, लेकिन जब करेगा तो वो फ्लोरीन के साथ होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई उसके साथ आएगा तो वो खुद को क्या कर लेगा? प्लस कर लेगा, ठीक है। ऐसी सल्फर देखो 6 तक दिखा सकता है, सिलेनियम टेलोरियम भी 6 तक दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि इनके पास खाली डी और वाइटल पड़ी है। खाली फ्री फंड में अगर कोई चीज पड़ी है तो आएंगे ना लोग उसमें देने के लिए, तो इसलिए दिखा रहा है 6 तक। ये बेचारा ऑक्सीजन दिखा ही नहीं पा रहा, 4 और 6 क्यों नहीं दिखा पा रहा? बताओ 6 क्यों नहीं दिखा पा रहा? क्योंकि इसके पास है ही नहीं वैकेंट और वाइटल। और बेचारा पोलोनियम तो 4 तक ही सिमट गया। क्यों सिमट गया? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या ये चीजें मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई? एक एक चीज हम ऑलरेडी ग्रुप नंबर 15 में डिस्कस कर चुके हैं,
ठीक है, तो आज तुम्हें क्या करना है, जितना मैंने 15 करा दिया उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, और ग्रुप 16 में एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। और उसको कहाँ तक पढ़ना है एनसीईआरटी को, जहां तक उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है वहां तक तुम्हें रीड करना है। ठीक है, रीड करना है। इसका असाइनमेंट मैं शेयर तो कर दूंगी, लेकिन तुम कर सकते हो, वो उसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे तुमसे उतने तुम कर सकते हो, और जितने नहीं बनेंगे उसको छोड़ देना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी। कल है ना अपनी क्लास, या परसों? परसों है।